नमस्कार। आज 13 अगस्त सन 2022 दिन शनिवार जिला गौतम बुद्ध नगर तहसील दादरी विकासखंड डिस्ट्रिक्ट शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं मंच संचालक डॉक्टर अतुल चौधरी नोएडा खबर .com के तमाम पाठकों श्रोताओं एवं दर्शकों का खैर मकदम क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करता हूं जिन्होंने आज अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ और अलंकृत किया है। मेरे साथ मंच पर उपलब्ध हैं वरिष्ठ पत्रकार इंसाइक्लोपीडिया आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी। स्वागत है विनोद जी आपका। और नमस्कार। आज का विषय जिस पर हम चर्चा करने हेतु उपस्थित हुए हैं उसका नाम है विभाजनकालीन भारत के साक्षी पर चर्चा। और इस विषय पर चर्चा करने हेतु हमारे साथ श्री कृष्णानंद सागर जी जो लेखक चिंतक और विचारक आज आमंत्रित हैं। मोहन भागवत जी एवं दत्तात्रेय होसबोले जी ने इनकी पुस्तकों का लोकार्पण किया था। 4 खंडों में ये पुस्तकें लिखी गई हैं। जागृति प्रकाशन के नाम से इनका अपना प्रकाशन था। इन्होंने बंटवारा अपनी आंखों के सामने देखा और 46 वर्ष के आज ये हैं। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे यानी जिसको कि हम हिंदी में कहेंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो 14 अगस्त को मनाया जाता है उसी पर आज चर्चा करने हेतु और विभाजन कालीन की वे स्मृतियां हमारे साथ साझा करेंगे। कृष्णानंद सागर जी आज उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत। ओवर टू यू विनोद जी। धन्यवाद अतुल जी और कृष्णानंद सागर जी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपने हमें समय दिया सागर साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो आज़ाद भारत में आने वाली जनरेशन के लिए एक पठनीय होगा और वो देख सकेंगे अपनी आंखों के सामने उस विभीषिका के बारे में जो उन्होंने केवल कानों से सुनी थी। आपने चूंकि उस दिन देखा 15 अगस्त 1947 का दिन था और आप उस समय पाकिस्तान में थे, तो आपने जो देखा, पहली बात तो ये कि उन यादों को हम सहेज के जो रखी हुई हैं आपने, हमारे दर्शकों के साथ उसको साझा कीजिए। आपने उस समय क्या देखा और क्या उम्र थी उस समय, कैसे आपने देखा? जी। भाई साहब, पहली बात तो यह है कि मैं 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में नहीं था, हिंदुस्तान में था जी। क्योंकि वो भाग 15 अगस्त तक पाकिस्तान बना ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाद 17 अगस्त के बाद पाकिस्तान बना। बिल्कुल। ऐसा है कि जो बाउंड्री कमीशन बनाया गया था विभाजन के निर्णय के बाद, जी। उस बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट 17 अगस्त को प्रकाशित हुई थी। तो इसलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमाएं क्या होंगी ये तो तय 17 अगस्त को हुआ था। अच्छा। वो 15 अगस्त को तय नहीं हुआ था। दूसरी बात, जी। हमारा परिवार उन दिनों था कसूर में। अच्छा। कसूर जिला लाहौर की एक तहसील थी। तो बाकी जो क्षेत्र है, जी। भले ही सीमा उसकी तय नहीं हुई थी, घोषित नहीं हुई थी, लेकिन बाकी क्षेत्र के बारे में लगभग ये तय था कि ये क्षेत्र पाकिस्तान में जाएंगे और ये क्षेत्र हिंदुस्तान में जाएंगे। लगभग ये सब लोग समझते थे। किंतु लाहौर जिला ऐसा था जिसके बारे में बिल्कुल भी निर्णय नहीं था। पाकिस्तान हर हालत में लाहौर को पाकिस्तान में शामिल करना चाहता था और हिंदू ये समझते थे कि लाहौर हिंदुस्तान में ही आएगा क्योंकि अच्छा। लाहौर हिंदू बहुल था। अच्छा। हिंदू बहुल था और वहां का लगभग 90% रेवेन्यू तो हिंदू ही देते थे। तो इसलिए रेवेन्यू की दृष्टि से भी अगर देखा जाएगा
तो हिंदुस्तान में आएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से भी हिंदुस्तान में आएगा। तो प्रायः सब हिंदू ये समझे बैठे थे कि ये हिंदुस्तान में आएगा। लेकिन 17 अगस्त को जब सीमा आयोग का निर्णय आया, उसमें लाहौर पाकिस्तान को दिया गया था। तो इसलिए मैंने ये कहा कि 15 अगस्त को मैं हिंदुस्तान में ही था, जहां भी था वो हिंदुस्तान में ही था। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। जी जी जी। जी। मेरे पिताजी रेलवे हाँ में थे, हाँ हाँ। और 1947 में वो कसूर रेलवे स्टेशन पर पोस्टेड थे। अच्छा। जो रेलें आ रही थी लाहौर की तरफ से पिछले कई दिनों से, उन बहुत सारी रेलों पर हमले हो रहे थे, अच्छा। और लोग जो आ रहे थे भिन्न भिन्न स्थानों से भाग भाग कर आ रहे थे। तो ये लाहौर से फिरोजपुर को जो गाड़ियां जाती थी, तो उसके रास्ते में कसूर है। फिरोजपुर से कसूर केवल 12 मील के अंतर पर है। 12 मील का मतलब लगभग 18 किलोमीटर, 18-20 किलोमीटर आज के हिसाब से। बीच में सतलुज नदी है, तो इसलिए कसूर और फिरोजपुर बहुत पास पास है। उस समय वहां की स्थिति क्या थी जी। कि जब ये पाकिस्तान बनना तय हो गया 2 जून को, तो उसके बाद सभी सरकारी कर्मचारियों को ये सर्कुलर भेजा गया, आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। अच्छा। तो स्वाभाविक रूप से हिंदू कर्मचारी जो थे उनमें से अधिकांश ने हिंदुस्तान लिखा। अच्छा। और ये था कि भाई विभाजन होने से पहले ही सबकी ट्रांसफर हो जाएगी हिंदुस्तान में। लेकिन कसूर में ये हुआ, रेलवे एम्प्लॉइज में एक की भी ट्रांसफर नहीं हुई। अच्छा। 15 अगस्त बीत गया, 16 भी बीत गया, 17 भी बीत गया। 17 अगस्त को सुबह सीमा आयोग की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद भी कोई ट्रांसफर ऑर्डर नहीं आए। तो सब जगह से गड़बड़ें तो बहुत पहले से हो रही थी, लोग निकल रहे थे, भाग रहे थे। 17 अगस्त को कसूर में भी छुट छुपुट घटनाएं शुरू हो गई। 17 अगस्त की रात को 18 अगस्त को सुबह जब मेरे पिताजी घर से स्टेशन पर पहुंचे 8 बजे, तो सब जो हिंदू कर्मचारी थे उनकी मीटिंग हुई। अच्छा। अभी क्या किया जाए, अभी तक हमारी कोई ट्रांसफर ऑर्डर आया नहीं, और सब तरफ गड़बड़े चल रही हैं, और अब कसूर में भी हो गई गड़बड़, शुरू हो गई है। तो तय हुआ कि भाई यहाँ से कोई एक अपने में से जाए व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में, और वो जाकर व्यक्तिगत रूप से सबका ट्रांसफर ऑर्डर्स लेकर आए डिविजनल अच्छा। हेडक्वार्टर्स। अब डिविजनल हेडक्वार्टर था फिरोजपुर रेलवे का, वहां का। अच्छा। तो सबके प्रतिनिधि के रूप में मेरे पिताजी फिरोजपुर गए। अच्छा। सुबह कोई 10 बजे की गाड़ी से।
तो वहाँ जो अधिकारी थे वो भी सब कंफ्यूज थे, क्या करें, किसी को कुछ पता नहीं था। ऑर्डर तो क्या मिलना था, उनसे झगड़ा वगड़ा भी काफी हुआ पिताजी का। तो आखिर में पिताजी ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप लोग नहीं कुछ करते हैं, हमें ट्रांसफर ऑर्डर नहीं देते हैं, तो हम भी आपकी इंतजार नहीं करने वाले। अच्छा। हम वहां मरने के लिए नहीं रहेंगे। और इतना कहकर वो पिताजी आ गए थे। पिताजी वहां से शाम की गाड़ी से आए, लगभग 4 बजे कसूर पहुंचे। कसूर जब वो पहुंचे और वहां एएसएम की ऑफिस में गए, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, और उसको अभी बता ही रहे थे कि क्या हुआ वहां पर। तो थोड़ी देर में ही लाहौर से गाड़ी आ गई। अच्छा। अब लाहौर से गाड़ी जो आई थी उसमें सारे हिंदू थे। शहर में गड़बड़ शुरू सुबह से हो ही चुकी हुई थी। यानी ये 18 अगस्त की बात बता रहा हूं मैं। हाँ। तो अब शहर से सुबह से ही हिंदू भाग भाग कर स्टेशन पर आ रहे थे, लेकिन स्टेशन से गाड़ी कोई नहीं थी। 10 बजे जो गाड़ी फिरोजपुर गई वही गई, उसके बाद कोई गाड़ी आई ही नहीं लाहौर की तरफ से। अच्छा। सभी लोग शाम तक वहां हजारों की संख्या में हिंदू प्लेटफार्म पर आ चुके थे। गाड़ी के इंतजार में सब थे। जी। तो 4:30 के लगभग लाहौर से गाड़ी आई, और जैसे ही गाड़ी आकर रुकी कि सैकड़ों हजारों की संख्या में मुसलमान स्टेशन के बाहर से एकदम स्टेशन के अंदर आ गए। अच्छा। आकर उन्होंने एकदम कत्लेआम चालू कर दिया। ओहो। अब स्टेशन पर प्लेटफार्म पर भी हिंदू थे, जो सारा दिन भर से कसूर माने शहर से आकर वहां इकट्ठे हुए थे। गाड़ी में भी हिंदू थे जो लाहौर से आई थी। तो प्लेटफार्म पर जैसे ही गाड़ी आई तो लोग तो जो थे प्लेटफार्म पर, वो तो अपना सामान उठा उठाकर और गाड़ी में चढ़ने लगे, और इतने से पीछे से छुरे तलवारें भाले चलने लगे, तो बहुत से लोग अच्छा। मारे गए। ओहो। कुछ लोग मुसलमान गाड़ी में भी चढ़ गए और डिब्बों में चालू हुए। तो गाड़ी में जो हिंदू बैठे थे वो तो एकदम पिछली तरफ से पीछे की तरफ भागे। अच्छा। अब प्लेटफार्म वाले भी हिंदू जो बच सके वो पीछे की तरफ भागे, क्योंकि इधर पीछे तो सारे मुसलमान थे। रेलवे लाइन के पार ही भाग सकते थे लोग। तो वहां वो कत्लेआम हुआ है, सारी है। मेरे पिताजी उस समय एएसएम से बातचीत कर रहे थे और एएसएम के ऑफिस में ही थे जब ये कत्लेआम शुरू हुआ। अच्छा। अब कत्लेआम शुरू हो गया तो क्या करें। तो पहले तो उन्होंने ऑफिस का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन दरवाजा बंद कब तक रख सकते थे, वो तो ये भी दरवाजा तोड़ के आ जाएंगे। तो एएसएम ने ये कहा मेरे पिताजी को कि भाई मैं तो ऑन ड्यूटी हूं इस समय यहाँ पर, मैं तो कहीं जा नहीं सकता, लेकिन तुम यहीं से भाग जाओ। तो अच्छा। मैं कैसे भाग जाऊं, मैं भाग कर कहाँ जाऊं, कि तुम मेरे क्वार्टर में चले जाओ। अच्छा। अभी मैं तो चला चला जाऊंगा, और जो मेरा बच्चे हैं, परिवार, उनका क्या होगा, वो तो शहर में है। तो एएसएम ने कहा कि नहीं, वो भी मेरे क्वार्टर में ही पहुंचे हुए हैं। अच्छा। उनको हुआ पता ये नहीं था, था आप लोग वहां पहुंचे हैं? नहीं, पिताजी को अच्छा। ये पता नहीं था। हुआ ये था कि पिताजी हर रोज दोपहर को 12 बजे खाना खाने के लिए आते थे घर पर, लेकिन उस दिन नहीं आए।
12 बज गए, 12:30 बज गए, 1 बज गया, वो खाना खाने के लिए नहीं आई। तो मेरे बड़े भाई को भेजा गया स्टेशन पर, वो उस समय 12 साल के थे, कि जाके पता करो क्या बात है, आए क्यों नहीं अभी तक, क्योंकि शहर में सारी मारकाट मची हुई थी। ये तो खबरें हमें भी आ रही थी खूब, सब जगह सुनसान था, हमारे बाहर मेन रोड थी, घर के पीछे की तरफ सब सुनसान थी, गलियां सुनसान थी, तो स्थिति तो हमको भी पता थी क्या है। तो खैर वो गए, तो वो सीधे एएसएम के ऑफिस में ही गए। एएसएम ने देखते ही डांटा कि प्रेम सागर तू यहाँ क्यों आ गया, तो उन्होंने बताया जी ऐसा ऐसा है, पिताजी आए नहीं खाना खाने। तो एएसएम ने स्टेशन से ही अपने पीएन को भेजा उनके साथ घर पर हमारे। तो उसने आकर बताया कि जी वो तो फिरोजपुर गए हुए हैं और शाम तक लौटेंगे वो। तो उनको कहा गया कि भाई वो तो चलो यहाँ है नहीं, लेकिन यहाँ तो सब मारकाट मची हुई है, हमारा क्या होगा। तो वो पीएन वापस गया, उसने जाकर एएसएम को बताया, तो एएसएम ने कहा, उसको फिर वापस भेजा हमारे घर और कहा कि उनके सारे परिवार को लेकर मेरे क्वार्टर में ले आओ। अच्छा। तो हम उस पीएन के साथ ही, उसका नाम रामाधार था, हम सब उनके क्वार्टर में चले गए, ये सोचकर कि ये एक रात की बात है, आज गड़बड़ है, कल सब ठीक हो जाएगा। तो आज रात हम वहां चले जाते हैं, आज रात के लिए, कल वापस आ जाएंगे सुबह। तो इसलिए जो कपड़े पहने थे वो, प्लस अगले दिन सुबह के लिए जो चाहिए थे, ऐसे कुछ लेकर, एक ट्रंक लेकर और हम निकले। अच्छा। 3 बहनें और 4 भाई थे, तो हम उसके साथ ही पार करके उनके क्वार्टर में चले गए। जब हम जा रहे थे तो प्लेटफार्म की का दृश्य वो सब आज तक मेरे आंखों के सामने है। लोग प्लेटफार्म पर हजारों की संख्या में इकट्ठे थे, सब इंतजार में थे, क्या करें, गाड़ी आती, कब गाड़ी आए और हम बैठे। हम तो खैर प्लेटफार्म पार करके, लाइनें पार करके पहुंच गए उनके उस पर। तो यह सब ने कहा कि वो तुम्हारे परिवार के सब लोग वो मेरे वहीं पर है, तुम वहीं चले जाओ। तो पिताजी वहां ऑफिस से निकलकर और जैसे कैसे बचते बचाते दाएं बाएं से होकर किसी भी तरीके से वो रेलवे लाइनें पार करके और वो दौड़े। लोग भी दौड़ दौड़ कर रेलवे क्वार्टर्स की तरफ ही आ रहे थे और कहीं तरफ जाने का रास्ता ही कोई नहीं था। पिताजी भी उनके साथ। उसी समय मैं और भी कुछ बच्चे, यानी हम जब एएसएम के ऑफिस में पहुंचे तो 3-4 और भी परिवार जो थे उनको भी एएसएम ने अपने क्वार्टर में ही बुला लिया हुआ था। तो उनके भी सब बच्चे थे, ऐसे हम 7-8 बच्चे ऊपर छत पर खेल रहे थे। तो ऐसे ही एक ने पूछा वो एएसएम के लड़के से, बच्चे से, कह रहे तुम्हारे यहाँ रेडियो है? मैंने कहा है। तो जैसे उसने कहा है तो उसी समय ही आवाज आनी शुरू हो गई। अच्छा। जैसे रेडियो स्टार्ट करते थे ना जब, तो स्टार्ट करने पर जो आवाज आती थी शां शां की, ऐसे ही एकदम शां 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 की आवाज आनी शुरू हो गई। हमने समझा कि नीचे किसी ने रेडियो स्टार्ट कर दिया है। तो हम तो चलो 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 रेडियो शुरू हो गया, चलो रेडियो सुनते हैं, और सब बच्चे नीचे उतरने लगे। एक एक करके सब नीचे उतर रहे थे, लेकिन मैं लास्ट में था, सबसे पीछे था। अच्छा। तो मैं जो पीछे था तो मैं ऐसी छत पर बैठ गया, बैठा हुआ था ताकि निकल जाए, बाकी उतर जाए तो मैं उतरता हूँ। इतने में मैंने देखा कि सामने से बहुत भारी भीड़, यानी भीड़ की लहरें जैसे आ रही है, जैसे समुद्र की लहरें एक के बाद एक हैं, ऐसे सामने से स्टेशन की तरफ से एक लहर दूसरी लहर, लोगों की भीड़, लहरें की तरह भीड़ आ रही थी। अब वो जो हम समझ रहे थे कि रेडियो की आवाज है, वास्तव में वो रेडियो की आवाज नहीं थी, वो स्टेशन पर जो कत्लेआम हुआ और लोग जो भागे आ रहे थे उनकी चीत्कारों की सामूहिक आवाज थी। उसको हमने रेडियो की आवाज समझा था। तो लोग आ रहे थे, ये मैंने देखा।
तो लोग मैं तो देखने लगे सबको। मैं फिर नीचे उतरा ही नहीं, मैं उसी को देख रहा था, उसी दृश्य को ही। लोग आ रहे हैं, दौड़े आ रहे हैं, दौड़े, क्या हो गया, क्या हो गया। तो लेकिन अब जो नीचे बाकी लोग थे बड़े, उनके समझ में आ गया क्या हुआ। इतने में ही गोलियों की आवाज आनी शुरू होगी, फायरिंग। तो सब नीचे वालों ने, यानी बड़ों ने, सब दरवाजे वगैरह बंद किए। तो बाकी बच्चे नीचे जा चुके थे, लेकिन मैं अभी ऊपर था। मैं तो उस दृश्य को ही देख रहा था। मुझे समझ नहीं है कि तब तक कि हुआ क्या है। तो तभी फायरिंग शुरू हो गई और मुझे कहा गया, एकदम नीचे से आवाजें दी गई, कृष्ण नीचे उतरो, नीचे उतरो, गोली चल रही है। लेकिन मेरे कानों में नीचे से कोई आवाज नहीं आई। मैं उस दृश्य को देखने में घुसा। इतने में ही मैंने ये देखा कि वो भीड़, मतलब हमारे क्वार्टर तक आ गई भीड़। भीड़ कई लोग आ गए और कई लोग हमारे क्वार्टर से आगे भी निकल गए। और उसी भीड़ में मेरे पिताजी भी दौड़े आ रहे। अच्छा। उनको मैंने देख लिया दूर से, पिताजी आ रहे हैं और बिल्कुल भागे हुए, जैसे होशो हवास गुम। कभी पीछे देखते, इधर देखते थे, क्योंकि मेरा पीछा तो नहीं कर रहा कोई मुसलमान। कभी इधर देखते थे और फिर आगे दौड़ते थे, फिर पीछे देखते थे, फिर आगे दौड़ते थे। ये उनकी अवस्था थी। और इस अवस्था में उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि क्वार्टर कहाँ है, और वो आगे निकल गए। लेकिन क्योंकि मैंने देख लिया था और मैं ऊपर ही था, तो मैंने एकदम आवाज लगाई, पिताजी यहाँ आ जाओ, हम यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। तो मेरी आवाज सुनकर वो वापिस आए और आकर फिर मैंने नीचे वालों को कहा, दरवाजा खोलो, पिताजी आ गए। तो दरवाजा खोला, उनको अंदर ले लिया और उसके बाद मैं फिर नीचे उतरा। और इस प्रकार से मेरे पिताजी बच गए। बच गए मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके बाद हमारे क्वार्टर के पीछे ही कोई 30-35 गज के अंतर पर एक कोई था, कमरा सा था या कुछ था, ऐसे 3 तरफ की दीवार, या हो सकता है कूड़ा खाना होगा, कुछ भी होगा, जो भी होगा। मैंने वो देखा नहीं, लेकिन कुछ था वो। तो क्वार्टर के पीछे की तरफ खिड़की थी। तो जो बड़े थे, अब हम तो बच्चे थे, बच्चों को तो पास नहीं जाने दिया गया, लेकिन जो बड़े थे वो एकदम वो खिड़की पर खड़े और बात कर रहे थे, देखो बड़े, वो देखो, वो उसने छुरा मारा, वो उसको मार। यानी एक व्यक्ति को, एक हिंदू को 3-4 मुसलमान मार रहे थे छुरे। हमारे क्वार्टर से बस 30-35 गज के अंतर पर ही आ गए। और वो देखकर सब लोग सी 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 करते, हाय इसने, अरे वो मार दिया। तो कोशिश मैंने भी कि मैं भी जाके देखूं, लेकिन मुझे उन्होंने, किसी ने आगे नहीं आने दिया। तो खैर पीछे तो वो, तो मतलब सीधा सा था कि अगर मैं पिताजी को ना देखता और उनको आवाज ना लगाता, तो उस जगह पर मेरे पिताजी होते। यानी वो आगे वहीं वहीं पर पहुंचते थे जहां वो 3-4 मुसलमान पहले से छुपे होंगे, तो वो भी मारे जाते। तो खैर, लेकिन वो बच गए तो आ गए। तो ये 18 अगस्त की बात है। तो 18 अगस्त के बाद आप लोग हिंदुस्तान कब आए? 18 अगस्त के बाद से फिर जी हिंदुस्तान जी कैसे आए आप? जी जी जी। ऐसा है कि 18 रात्रि को तो हम वहीं सोए, उसी क्वार्टर में ही। लेकिन रात को ही सबने तय कर लिया कि कल हम सुबह ही यहाँ से निकल चलेंगे, अब हमको यहाँ रुकना नहीं है। क्योंकि वो सारे रेलवे कर्मचारी थे, रेलवे क्वार्टरों में थे सब। तो सबने ये तय कर लिया कि अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम पहली गाड़ी से निकल जाएंगे। तो सुबह कोई 7 बजे के करीब पहली गाड़ी आती थी, जो लाहौर से आनी थी और फिरोजपुर जानी थी। तो ये सब लोग, सारे हिंदू कर्मचारी निकलकर, ज्यादातर हिंदू कर्मचारी थे वहां पर, निकलकर सीधे पहुंचे और वो वहां पर जाने के लिए। अच्छा, ये जो थे एएसएम, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, की भी ड्यूटी रात को 8 बजे करीब समाप्त हो गई थी। तो उसके बाद ये भी आए घर वापस क्वार्टर पर। तो इन्होंने फिर बाद की बातें कई बताई। पिताजी तो पहले आ गए थे। उन्होंने ये बताया, तो उन्होंने ये बताया कि भाई स्टेशन पर
एक टुकड़ी सेना की, और वो हिंदू सेना की टुकड़ी थी, वो सुबह से आई हुई, और उसको आगे कहाँ जाना है ये कोई ऑर्डर नहीं मिला था, इसलिए वो वहीं पर थी। स्टेशन के ही, रेलवे के ही वेटिंग रूम में वो लोग थे। जब ये गाड़ी आई और ये कत्लेआम मचा, तो अब वो शोर सब मचा, और उस शोर को सुनकर, और जब उन्होंने देखा कि भी यहाँ यानी वेटिंग रूम से बाहर निकल कर देखा, तो सारा दृश्य जो था वो तो बिल्कुल नरसंहार का था। तो जो भी उस टुकड़ी का कमांडर था, उसने अपनी सारी टुकड़ी को एकदम कर दिया राउंड और फायर, आदेश दिए फायरिंग करने का। अच्छा। तो वो उस मिलिट्री ने वहां फायरिंग शुरू की कर दी। उस फायरिंग के कारण बहुत सारे मुसलमान भी मारे गए जो प्लेटफार्म पर थे। पहले हिंदू मारे गए जिनको मुसलमानों ने मारा, और उसके बाद क्योंकि ज्यादातर मुसलमान ही प्लेटफार्म पर रह गए थे, इसलिए मिलिट्री की फायरिंग में वो मुसलमान ज्यादा मारे गए, और इस प्रकार से वहां बाकी हिंदू बच गए जो भाग गए थे। यानी उन भागने वाले हिंदुओं का कुछ मुसलमानों ने पीछा किया होगा, ज्यादा मुसलमान पीछा नहीं कर पाए। तो कुछ मुसलमान मारे गए, कुछ वापस शहर को भाग गए होंगे, जहां जो भी होगा। तो इस प्रकार से थोड़ी सुरक्षा हो गई। अगले दिन सब लोग जो हैं, उसके बाद 6 बजे फिर कर्फ्यू लग गया। अगर ये आर्मी की टुकड़ी फायरिंग ना करती तो कर्फ्यू भी ना लगता, क्योंकि अच्छा, शहर में तो मारकाट सुबह से मची हुई थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। शाम को क्योंकि फायरिंग हो गई, हिंदू मिलिट्री ने की और मुसलमान मारे गए, तब वहां पर कर्फ्यू। शायद उनको खतरा लगा होगा कि कहीं ये हिंदू मिलिट्री शहर के अंदर भी ना चली जाए और वहां जाकर फायरिंग ना कर दे, इसलिए उन्होंने वहां कर्फ्यू लगा दिया। तो खैर, अब हम लोग तो सारे लोग जो थे, कर्मचारी परिवार और ये सब स्टेशन पहुंचे और गाड़ी पर आई और गाड़ी पर चढ़ गए। अब ये था कि रास्ते में भी कुछ भी हो सकता है, और इसलिए कुछ कर्मचारी जो थे, रेलवे कर्मचारी, वो इंजन पर भी थे, यानी ड्राइवर भी हिंदू था, तो कुछ हिंदू अन्य कर्मचारी भी पर सवार हो गए हुए थे। गार्ड भी हिंदू था उस गाड़ी का। गाड़ी चली तो आगे एक स्टेशन था, उसका नाम है गंडा सिंह वाला। अच्छा। तो गंडा सिंह वाला स्टेशन के पास जब गाड़ी पहुंची तो दूर से ही हमें दिखाई दिया, यानी मैंने भी देखा खिड़की से, उस स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर हजारों मुसलमान तलवारें लिए हुए, उनके मतलब तलवारें और भाले ये दूर से दिखाई दे रहे थे उनके अच्छा। हाथों में, और वो लिए हुए खड़े हैं वहां पर। तो सीधी सी बात है, खड़े किस लिए हैं सबको पता। तो ये सबने तय किया कि भाई यहाँ गाड़ी खड़ी ही मत करो। तो वहां वो गाड़ी खड़ी ही नहीं की गई। अच्छा। अगर इस ट्रेन में ये सब लोग जो है रेलवे वाले ना होते, तो शायद वो गाड़ी खड़ी हो जाती, वहां पर खड़ी करते ही फिर एक और नियमानुसार। हमला होता। तो पूरी पूरी गाड़ी वहां कटने की योजना थी, लेकिन वो गाड़ी बच गई। और जब गाड़ी वहां से निकल रही थी, तो ये प्लेटफार्म पर जो लोग थे, जो कुछ कर नहीं पा रहे थे, बड़ी मैंने भी उनके चेहरे देखे, बड़ा वो गुस्से में, ये गाड़ी खड़ी क्यों नहीं हो रही, कैसे निकली जा रही है तेजी से, और मुठ्ठियां बीच कर वो, और अपनी तलवारें घुमा घुमा कर हमें दिखा रहे थे। लेकिन गाड़ी हमारी निकल गई और हम फिरोजपुर सही सलामत पहुंच गए। तो फिरोजपुर पहुंचने का मतलब था हिंदुस्तान पहुंचना, यानी अच्छा। सतलुज पार मतलब हिंदुस्तान,
और सतलुज के पार मतलब पाकिस्तान और सतलुज सीमा थी। तो इस प्रकार से फिरोजपुर पहुंचे। फिरोजपुर से फिर हम उसी दिन ही शाम को एक और स्टेशन है कोई कासू बेगू, छोटा सा स्टेशन है फिरोजपुर से 5-7 स्टेशन छोड़कर। तो वहां का एएसएम भी मेरे पिताजी का मित्र था, वहां हम चले गए। तो उस एएसएम ने रेलवे का जो था गेस्ट हाउस खोल दिया। हम वहां रहे कुछ दिन, 5-7 दिन। वहां से फिर हम अमृतसर आ गए। अच्छा। अमृतसर में भी मेरे पिताजी के मित्र थे एक अरुण सिंह नाम के। तो उनके क्वार्टर में हम रहे, और उनका जो क्वार्टर था वो बिल्कुल रेलवे प्लेटफार्म के साथ ही लगा हुआ, सटा हुआ क्वार्टर था। तो इसलिए उस क्वार्टर में रहते हुए सामने का सारा दृश्य यानी रेलों का, रेल पटरियों का, स्टेशन का, वो सब हमें दिखाई देता था। अभी बीच तो में रोकेंगे हमें स्टेशन आपको, पर ये दिल्ली अतुल खान चौधरी जी होता कोई था। सवाल पूछ रहे हैं। अभी आपको बीच में रोकेंगे, अतुल चौधरी जी एक सवाल पूछेंगे आपसे इसी सीरीज में, चलते रहेंगे। अब आप जारी रखें अतुल जी। कृष्णानंद जी, मात्र 5 मिनट हमारे पास बचे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस रोचक जो सत्य घटना है, इसमें आपने एएसएम जो कसूर के एएसएम थे, और कसूर और फिरोजपुर में लगभग 26 किलोमीटर का अंतर है डिस्टेंस वाइज, तो एएसएम का नाम आपने वर्णित नहीं किया। मेरी जिज्ञासा ये जानने की है कि क्या वे हिंदू थे? हाँ, ये तो बताया हिंदू थे, लेकिन नाम नहीं बताया ना कि सतलुज के उधर ये पाकिस्तान यानी मुस्लिम इलाका था, और सतलुज के इधर ये फिरोजपुर जिला था। तो यानी ये हिंदू इलाका था मुख्य रूप से। कसूर में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन कसूर के आसपास के जो गांव जो थे वो अधिकांश मुस्लिम गांव थे, ज्यादातर। और वो पहले वहां पर कभी मुस्लिम नवाबी थी, मुस्लिम नवाब होता था वहां पर कसूर का। तो वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। तो और इधर जब हम पहुंचे तो ये जी, तो सर वो एएसएम भी आपके साथ उस अगली सुबह आए थे फिरोजपुर, पंजाब, जिनके गेस्ट हाउस में आप रुके थे रेलवे क्वार्टर में? नहीं, देखिए बॉर्डर तो हो गया, बॉर्डर तो था सतलुज नदी के उधर जो स्टेशन था। एएसएम आपके साथ आए थे क्या? आप एएसएम की बात कर रहे हैं? हाँ, वो एएसएम भी आ गए, सब आ गए थे। हाँ। वहां कोई हिंदू कर्मचारी नहीं रुका। एएसएम का नाम मुझे स्मरण नहीं है इस समय, लेकिन वहां कोई भी हिंदू कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी नहीं रुका, सब आ गए। सब वहां से फिरोजपुर आ गए, फिरोजपुर से आगे फिर अपने अपने हिसाब से कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। अब कौन कहाँ गया तो पता नहीं। मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूं कि हमारा परिवार फिरोजपुर से शाम को वहां चले गए कासू बेगू। वो 5-7 दिन के बाद वहां से हम अमृतसर आ गए। अमृतसर में हम कोई 15-20 दिन रहे हैं। और पिताजी इस बीच में इस कोशिश में रहे कि उनकी पोस्टिंग कहीं भी हो जाए, जहां भी हो गई। तो 15-20 दिन के बाद उनकी पोस्टिंग लुधियाना में हो गई। तो फिर हम अमृतसर से लुधियाना आ गए, और फिर लुधियाना में रहे। लुधियाना में भी हमने कई दृश्य देखे, अमृतसर में भी कई दृश्य देखे। अब ये आपके पास कितना समय है उसके अनुसार में मैं बता सकता हूँ। जी कृष्णानंद जी। हाँ, नहीं वही थोड़ा ही समय है, 3 मिनट का समय बचा है केवल। बस हम केवल एक चीज और पूछना चाह रहे हैं केवल, सागर साहब, जो विभाजन हुआ और आपने किताबें लिखी है, तो ये बताइए कि आपका आकलन क्या कहता है, कितने लोगों इसमें मृत्यु हुई होगी विभाजन के समय, भारत पाकिस्तान विभाजन के समय? ऐसा है जी, विभाजन काल में कम से कम 20 लाख लोग मारे गए। ये 20 लाख हिंदू की बात कर रहा हूं मैं, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। इनमें से 10 लाख जो हैं
वो 15 अगस्त से पहले मारे गए हैं और लगभग 10 लाख 15 अगस्त या उसके अच्छा। बाद मारे गए। एक दूसरी बात और ध्यान में रखने वाली है, विभाजन का अर्थ 15 अगस्त नहीं है। विभाजन का कालखंड शुरू होता है 16 अगस्त 1946 से 46 से, और वो अच्छा। कलकत्ता से शुरू हुआ था। पहला हत्याकांड नरसंहार हिंदुओं का कलकत्ता में हुआ था, 16 अगस्त 1946 से शुरू हुआ था और कई दिन चलता रहा था। और ये सब चला है आखिर 1948 के मध्य तक, तो लगभग 2 वर्ष का कालखंड है। विभाजन का कालखंड यानी हिंदू नरसंहार का कालखंड, ये 2 वर्ष का है लगभग। ये एक दो चार 10 दिन की बात नहीं है। दूसरी बात ये ध्यान में रखने वाली है कि जो पलायन हुआ उधर से इधर, ये पलायन भी बंगाल में तो 1946 में ही शुरू हो गया था, लेकिन पंजाब में जो पलायन शुरू हुआ था वो मार्च 1947 में शुरू हुआ था, यानी 15 अगस्त से 6 महीना पहले। तो 15 अगस्त तक तो लाखों लोग इधर आ चुके थे और लगभग 10 लाख लोग मारे जा चुके थे 15 अगस्त तक। हाँ, अब हमारा समय पूरा हो रहा है सागर साहब, अब हम रोकेंगे जी। और समापन आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अतुल जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णन सागर जी। और इस सत्य घटना को हम जरूर पुनः इसको विस्तार में सुनना चाहेंगे। आपने समय दिया noida-खबर.com को, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आजादी के अमृत महोत्सव जो 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं 2 दिन बाद, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नमस्कार, जय हिंद सर। जी आजादी के नमस्कार जी, अमृत बहुत महोत्सव पर धन्यवाद। 75 वर्ष पूरे होने पर आपको बधाई बहुत बहुत, और पूरे देशवासियों को बधाई। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार।